हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और मज़े मार रहे होंगे। कल हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के बारे में कि क्या पढ़ना है हमें, कैसे पढ़ना है, और इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था चैप्टर का। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया था कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन की एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन पढ़ाने के बाद फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे रेडॉक्स रिएक्शन को हम आगे यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। उसमें आपको स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में बताया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताया कि क्या होता है, कितने टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें पढ़ने हैं वो हमने आपको बताया। और लास्ट में किया था कल इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है। और ये भी आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो होती है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होती है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने कल पढ़ा था कि ऐसा सेल होता है जो जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको वही बताया था कि किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाने के लिए अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए तीन मेजर कंपोनेंट्स हमें चाहिए होते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड वन इज इलेक्ट्रोड एंड सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये तीन कंपोनेंट से मिलकर ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनता है और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। तो आज हम उसी के बारे में समझेंगे, कुछ केस करेंगे अच्छे से कि क्या क्या कर सकते हैं। इस टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन क्या आता है वो आप समझ लीजिए। इस टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन आपका ये आता है सबसे पहले तो कि आपको वो कोई इलेक्ट्रोलाइट दे देंगे, इलेक्ट्रोड आपको बता देंगे और आपसे ये पूछेंगे बताइए कि इस प्रोसेस के दौरान इस इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या प्रोडक्ट आपके बनेंगे। तो आपको प्रोडक्ट पूछ जाते हैं वहां पर मेनली। तो इसके अलावा और कोई अगर क्वेश्चन और बन जाता है आपको ड्यूरिंग द टॉपिक आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो ये रहना चाहिए कि आपसे सिर्फ क्या पूछेंगे, आपसे सिर्फ इतना पूछेंगे कि आ, क्या प्रोडक्ट आपके इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान बनेंगे। तो पहला एम आपका जो है, पहला एम आपका ये समझना है कि कैसे आप ये पता कर सकते हो कि किसी भी प्रोसेस के दौरान क्या प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस के बन सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो बचता है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन पहला सबसे मेन एम जो आपका होना चाहिए इस टॉपिक को समझने का, वो ये देखना है हमें कि ये कैसे हम पता करेंगे कि क्या प्रोडक्ट आपका किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान बनेगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस को ही, और उसमें हम आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे बनता है। ओके, देखिए इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को रखने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट को रखने के लिए हमारे पास क्या होता है, ये बीकर होता है, कंटेनर होता है। इस कंटेनर के अंदर क्या रखते हैं, इस कंटेनर के अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है। मोल्टन फॉर्म में हो सकता है या एक्वस फॉर्म में हो सकता है। कल मैंने आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का हो सकता है, मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में। अच्छा, कुछ बच्चों को इलेक्ट्रोलाइट के बारे में नहीं पता होता भाई, मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो या तो मोल्टन फॉर्म में या पानी में घोलने पे एक्वस सॉल्यूशन में आयंस में डिसोसिएट हो जाए, डिसोसिएट इनटू आयंस, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। दो तरह के होते थे, हमने पढ़े हुए हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट होता था हमारे पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता था, और एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता था। इसका मतलब क्या होता वीक और स्ट्रॉन्ग का? मतलब ये होता था कि ऐसे इलेक्ट्रोड जो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए आयंस में, जितना भी अमाउंट हम इलेक्ट्रोलाइट कर लें अगर सारा अमाउंट डिसोसिएट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर वीक में क्या होता था कि जितना अमाउंट हम ले रहे हैं उतना अमाउंट नहीं टूट पाता है, उससे कुछ कम टूटता है आयंस के अंदर या बहुत ही कम टूटता है, तो उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो वीक एग्जांपल क्या होता है आपके, जैसे कोई भी वीक एसिड हो गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वीक बेस हो गया, ये किसमें आ गए आपके, ये आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट में आ गए। स्ट्रॉन्ग में क्या होते थे आपके, स्ट्रॉन्ग में आपके जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया सारे के सारे, और स्ट्रॉन्ग बेस हो गए, ये सब आपको पढ़ाया गया है 11th के अंदर। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर है आपका 7, उसमें था जाता था, तो आपको तो याद दिलवा रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो सेल के अंदर क्या करना है, सेल के अंदर हमें एक इलेक्ट्रोलाइट लेना है जो आपका मोल्टन भी हो सकता है। मोल्टन का मतलब है कि प्योर आपका इलेक्ट्रोलाइट ही मिला हुआ है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, या फिर आपका उसका एक्वस सॉल्यूशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। एक्वस का मतलब पानी में डिसॉल्व किया उसको, ठीक है।
ये हो सकता है। फिर हमें क्या लेने थे, फिर हमें लेने थे इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो हम दो इलेक्ट्रोड लेंगे, ये हमारे पास हो गए दो इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, इस एक को बोलते हैं कैथोड। क्यों बोलते हैं कैथोड बताऊंगा आगे जाके। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैथोड। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनोड। ठीक, तो दो तरह के इलेक्ट्रोड हमें लेने हैं, कैथोड और एनोड। और इन दोनों फिर तीसरा क्या रह गया, इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स हम देंगे तो इन इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी सोर्स के साथ। तो ये हमने उसका सोर्स दिखा दिया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये सिंपल सी कंस्ट्रक्शन हो गई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, जिसमें हमें क्या क्या लेना होता है, तीन चीजें लेनी होती थी, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रिसिटी। कितना अच्छा नाम है, ई ट्रिपल ई, है ना। तो और जे नीट में क्या पहले याद है पेपर था एआई ट्रिपल ई, है ना। तो कैसे रिलेट कर सकते हो आप। अच्छा देखिए यहाँ पे बात ये हो गई, आपको समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कैथोड को कैथोड क्यों बोलते हैं और एनोड को एनोड क्यों बोलते हैं, या आप कैसे याद रखोगे भी। कैथोड पर चार्ज होता है नेगेटिव और एनोड पर चार्ज होता है पॉजिटिव, ये भी आपको याद रखना होता है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, वर्ड है पैनिक वर्ड होता है, आप डरिए मत, पैनिक, डोंट पैनिक, पैनिक मत होइए। तो ये पैनिक नहीं होगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कैसे। देखिए पैनिक में पॉजिटिव इज एनोड, पॉजिटिव इज एनोड, पॉजिटिव इज एनोड, ओके, एंड नेगेटिव इज कैथोड, नेगेटिव इज कैथोड। तो ये आपको याद करने का तरीका हो गया भाई, कि पैनिक वर्ड में ही छुपा होता है इसका तरीका, कि एनोड पर हमेशा चार्ज होता है पॉजिटिव और कैथोड पर हमेशा चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब इसको कैथोड ही क्यों नाम दिया गया, एक बात ये भी होगी, तो हमने चार्ज याद कर लिया भाई, कैथोड पर नेगेटिव होता है और एनोड पर पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि कैथोड को कैथोड क्यों दिया गया नाम और एनोड को एनोड क्यों दिया गया नाम। देखिए ऐसे होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है जिसको हम ब्रेक करेंगे तो किसमें डिसोसिएट होगा, आयंस में। और आयंस हमेशा दो तरह के बनेंगे, एक तो बनेगा कैटायन और एक बनेगा एनायन। कैटायन का चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, और एनायन पे कौन सा होता है, नेगेटिव। तो नॉर्मल सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज किसकी किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, यहाँ पॉजिटिव घूम रहे हैं, नेगेटिव घूम रहे हैं, पॉजिटिव घूम रहे हैं, नेगेटिव घूम रहे हैं। तो पॉजिटिव वाला किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ, दिखेगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव यहाँ भागेगा। ठीक है, और नेगेटिव कहाँ भागेगा, नेगेटिव यहाँ भागेगा, इसी तरह भागेगा ना। तो जो जिस इलेक्ट्रोड की तरफ कैटायन जाता है, कैटायन उसको बोलते हैं कैथोड, ऐसे याद रहता है। जिस इलेक्ट्रोड की तरफ कैटायन जाएगा उसको क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। और जिस इलेक्ट्रोड की तरफ एनायन जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। तो इस तरीके से हम नाम याद रख सकते हैं कैथोड का, एनोड का। जिस इलेक्ट्रोड की तरफ कैटायन जा रहा है वो कैथोड बन गया, जिसकी तरफ एनायन जा रहा है वो एनोड बन गया। क्लियर हो गया। तो ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई एक तरीके की कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसा होता है। अब हमें समझनी है कुछ रिएक्शंस कि कैसे कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस इसके अंदर हो सकती है। तो मैं एक तरीके से बाकी चीजों को साफ कर रहा हूँ, सेल को मैं अभी यहीं पर रखता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए भाई, कल मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रोड भी दो तरह के हो सकते हैं, रिएक्टिव और इनर्ट, जो एक तो रिएक्शन करे एक रिएक्शन ना करे। और इलेक्ट्रोलाइट भी मैंने आपको दो तरह के बताए थे, एक तो आपके मोल्टन और एक आपके एक्वस। इसी 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 तरीके में हमारे कुछ केसेस बनते हैं कि भाई अगर ऐसा हो तो क्या बनेगा, अगर इस तरह इलेक्ट्रोलाइट हो इस तरह इलेक्ट्रोड तो क्या बनेगा। तो इसी में आपको मैं आज बिल्कुल सिंपल पहला केस लेके दे रहा हूँ, जिसमें आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइसिस पूछा, इसका मतलब समझ में आ जाए कैसे होती है। ठीक है, तो वही आपको समझा रहा हूँ मैं। हम केस फर्स्ट लेके चल रहे हैं भाई, मैं लिख रहा हूँ केस फर्स्ट। आप फर्स्ट केस बना सकते हो। अब ये फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस हमारा ये है कि हमारे जो इलेक्ट्रोड हैं, इस इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड जो हम ले रहे हैं वो हम इनर्ट ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, इनर्ट ले रहे हैं, मतलब वो रिएक्शन नहीं करते। और इनर्ट की एग्जांपल आप क्या लोगे, यहाँ पे प्लेटिनम लोगे। ठीक है, ग्रेफाइट भी ले सकते हो आप, ग्रेफाइट भी बोला हुआ तो भी ठीक है, प्लेटिनम बोला हुआ तो भी ठीक है। ठीक है, तो आप प्लेटिनम हम यहाँ लेके चल रहे हैं कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हमने यूज किया है। ओके,
और इलेक्ट्रोलाइट हम क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट हम चूज कर रहे हैं भाई मोल्टन NaCl, ठीक है, एक्वस नहीं लिया मैंने, मोल्टन NaCl लिया है। तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस किसकी करनी है, मोल्टन NaCl की करनी है। बात समझ में आ गई, आसान सा कांसेप्ट है। तो अब देखिए NaCl किसमें टूटता है, NaCl आपका टूटता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर, इसमें टूटता है ना। तो इसका मतलब हमारे पास कितने कैटायन हैं, एक, और आयन कितने हैं, एक। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ से कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर, कैथोड का नहीं, कैथोड तो रिएक्टिव है ही नहीं, उसकी तो रिएक्शन हो ही नहीं रही है। तो हमें किसका पूछना है, कैथोड पर क्या होगा। कैथोड पर कौन जाएगा, कैटायन। कैटायन कौन है, Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव क्या करेगा, कैथोड के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा, Na बना लेगा, ठीक है। तो ये Na आपका इसके ऊपर लिबरेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बात समझ आ गई। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कैथोड पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, Na। ध्यान से देखिए Na पॉजिटिव ने क्या एक्सेप्ट किया है, इलेक्ट्रॉन, मतलब इस कैथोड पर क्या हुआ है, कैथोड पर रिडक्शन हुआ है, कैथोड पर क्या हुआ है हमारा, रिडक्शन हुआ है। तो यार आपको याद रखना है कि कैथोड पर ऑलवेज क्या होगा, कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन होगा। कैसे याद रहेगी चीज ये भी बताऊंगा आपको मैं कि कैथोड पर सिर्फ कैसे याद रखें कि रिडक्शन ही होगा, ठीक है, ट्रिक भी बता दूंगा। लेकिन कंसेप्ट समझ लीजिए आप, क्योंकि कैथोड से हमेशा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो जो लेने वाला है वो एक्सेप्ट करेगा ना। तो कोई भी स्पीशीज जो कैथोड पर आएगी, कैटायन आएगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो क्योंकि कैटायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसका मतलब उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एनोड की, ठीक है, अब एनोड पर कौन जाएगा, एनायन। एनायन कौन है, Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव क्या करेगा, ये जाएगा एनोड के पास और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, उसके पास एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज ले सकता है, उसने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। लेकिन जो अकेला Cl एटम होता है भाई, वो तो स्टेबल होता ही नहीं है। तो होता क्या है कि Cl एटम आपके कंबाइन होकर Cl2 गैस बना लेते हैं, ठीक है। कंसेप्ट समझ आया। तो एनोड पर क्या हो रही है, एनोड पर इलेक्ट्रॉन लूज किया गया है, क्या किया गया है, लूज किया गया है। तो क्योंकि एनोड पर इलेक्ट्रॉन लूज किया गया है, इसका मतलब एनोड पर क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। यहां तक बात समझ आ गई। अब इसको याद कैसे रखोगे, अगर आपको याद हो कोई डाल, एबीसीडी में वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, और बाकी सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। देखो यहाँ से कैथोड का क्या है, सी, और रिडक्शन में भी क्या है, आर, दोनों कॉन्सोनेंट हैं। आगे कुछ खास ट्रिक है नहीं, बट फिर भी आपको हंसी आएगी कि सर ये क्या बता रहे हो, बट तरीका अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, कैथोड पर सी है, कॉन्सोनेंट है, रिडक्शन भी आर क्या है, कॉन्सोनेंट, दोनों कॉन्सोनेंट आपस में रिलेट करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ए है और ओ है, दोनों क्या है, वोवल्स हैं, तो दोनों वोवल्स आपस में रिलेट करते हैं, ए और ओ। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि कैथोड पर रिडक्शन होता है और एनोड पर आपका हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। बात समझ आ गई। अच्छा जी, अब एक चीज और आपको इसमें समझाता हूँ साथ के साथ, देखिए ध्यान से। यहाँ पर दो चीजें हो रही है। पहला तो ये हो रहा है कि जो पार्टिकल आपका है, आयन जो आपका है, वो न्यूट्रल हो रहा है ना, न्यूट्रल हो रहा है ना। इसका मतलब अगर इस तरह का कोई चीज हो रही हो जिसमें पार्टिकल, जिसमें आयंस क्या है आपके, आयंस आपके न्यूट्रल हो रहे हैं बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ये लूज करके न्यूट्रल हो रहा है, ठीक है ना। तो और प्रोडक्ट भी यही है फाइनल, दोनों के इस केस में। तो यहाँ पर दोनों चीजें अलग अलग है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आपका जो आयन है वो पहले न्यूट्रल हुआ, फिर वो न्यूट्रल पार्टिकल फर्दर चेंज करके क्या बना रहा है, फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस तरह के चेंज को, जिसमें आपका आयन जो है वो न्यूट्रल हो रहा है, इसमें आयन आपका क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, उसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज। क्या बोलते हैं, प्राइमरी चेंज। बात समझ में आ गई। ऐसा कोई भी आयन जो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान न्यूट्रल हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम प्राइमरी चेंज बोलते हैं। इसी तरह अगर वो न्यूट्रल पार्टिकल फर्दर कंबाइन होकर फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है, फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या है, Cl2 गैस, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सेकेंडरी चेंज कहलाएगा, सेकेंडरी चेंज, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यही आपको मुझे बताना था इसमें। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान क्या होता है, और हमारा फर्स्ट केस हमने अच्छे से पढ़ लिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास बनता है,
देखिए उसके बाद क्या होगा हमारे पास, अब हमारे पास कुछ और केसेस हम लेके चलेंगे जिससे आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या क्या केस पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास है, हम एक केस और लेके चलेंगे जिससे आपको थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर होगा कि क्या केस बन सकता है हमारे पास, और उसमें शायद आपको थोड़ा सा और कंसेप्ट समझ में आया अच्छे से कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक सेकंड केस लेके चल रहा हूं, एक सेकंड केस लेके चल रहा हूं मैं आपका। तो हम केस सेकंड लेके चलते हैं, केस सेकंड। अब केस सेकंड में क्या होगा, अगर आपको वीडियो में स्टार्टिंग में थोड़ी सी आवाज कम आ रही हो भाई तो थोड़ा सा उसको मेंटेन कर लीजिएगा, क्योंकि आई थिंक माइक में कुछ हल्की फुल्की प्रॉब्लम सी आ गई थी, शायद अच्छे से कनेक्ट नहीं हुआ होगा माइक, तो उस वजह से शायद थोड़ी सी वॉइस कम आ रही हो, बट वो मैंने थोड़ा सा चेक किया तो वो ठीक हो गई है। तो आई थिंक अब आपको आवाज सही सुन भी रही होगी आई थिंक प्रॉपरली। तो वो थोड़ा सा माइक की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो थोड़ा उसको इग्नोर कीजिएगा और अब आगे टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्लास केस सेकंड हम पढ़ रहे हैं। तो केस सेकंड में मैं क्या करता हूँ, देखिए भाई, आपका जो इलेक्ट्रोड है, आपका जो इलेक्ट्रोड है वो तो मैं इनर्ट ही रखता हूं। ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट ही रखता हूं, मतलब प्लेटिनम ही हमने रखा। ठीक है, प्लेटिनम ही रखते हैं हम। और अब की बार जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, अब की बार जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट हम कैसा लेते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं एक्वस NaCl, एक्वस NaCl। तो पेपर में आपसे ऐसे कहते हैं भाई कि ये एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की हमने यूजिंग दिस इलेक्ट्रोड्स, तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो वही आपको बता रहा हूं मैं कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं एक्वस NaCl तो उससे क्या इफेक्ट हमारे पास पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा भाई। अब जो हमारे पास एक्वस NaCl है, अब इसमें नॉर्मल सी बात, दो चीजें हमारे पास हैं, एक तो हमारे पास है NaCl और एक में हमारे पास है H2O। और आपको ये पता है कि भाई दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट हैं, एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट तो हैं। इसका मतलब कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो NaCl भी टूटेगा, किसके अंदर, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर, और हमारा वाटर भी टूटेगा, किसके अंदर, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर। कुछ बुक्स में ये कहा गया है कि वाटर की ही इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं कंप्लीट, बट एक्चुअल में समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपके ब्रेक हो रहे हैं और NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपके ब्रेक हो रहे हैं। ओके, अब ध्यान से देखिए भाई, अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास उस सेल के अंदर दो कैटायन घूम रहे हैं, एक तो मेरे पास Na पॉजिटिव घूम रहा है और एक मेरे पास H पॉजिटिव घूम रहा है। इसी तरह से मेरे पास दो एनायन घूम रहे हैं, एक तो Cl नेगेटिव घूम रहा है और एक OH नेगेटिव घूम रहा है ना। बात समझ में आ गई। इसका मतलब अब थोड़ा सा सिचुएशन में गड़बड़ आएगी। क्यों आएगी, देखिए भाई, इसलिए आएगी क्योंकि अब दोनों के बीच में रेस लगेगी, दोनों कैटायन जो है वो कैथोड की तरफ भागने की कोशिश करेंगे कि पहले मैं जाके इलेक्ट्रॉन ले लूं, पहले मैं जाके इलेक्ट्रॉन ले लूं। और इसी तरह से दोनों एनायंस के बीच में भी रेस लगेगी, वो भी यही सोचेंगे कि पहले मैं जाके इलेक्ट्रॉन दे दूं, पहले मैं जाके इलेक्ट्रॉन दे दूं। ठीक है, तो इस वजह से अब थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है कि भाई एक्चुअल में कौन सा कैटायन रेस जीतेगा और कौन सा एनायन रेस जीतेगा। ठीक है, तो वो रेस ही आपको देखनी है जीतने के लिए, कौन सा जीत सकता है। अब इसका डिसाइड कैसे करोगे आप, देखिए भाई, डिसाइड करने का आपको तरीका बता रहा हूं आज मैं, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका, ध्यान से समझिएगा। देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि कैटायन कैथोड पर जाकर न्यूट्रल हो रहा है, मतलब अपना चार्ज खत्म कर रहा है, अपना चार्ज खत्म कर रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, और Cl नेगेटिव भी इलेक्ट्रॉन देकर न्यूट्रल हो रहा है, या OH नेगेटिव, दोनों में जो भी होगा वो भी क्या होंगे, डिस्चार्ज होंगे। तो जिसके डिस्चार्ज होने की एबिलिटी, जिसकी डिस्चार्ज होने की एबिलिटी ज्यादा होगी वो आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा, और जो आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा, जो आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा वो आसानी से क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है, अब डिस्चार्ज होने की एबिलिटी, एबिलिटी को बोलते हैं पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो इसका मतलब उसको क्या कहेंगे हम, डिस्चार्ज पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्चार्ज पोटेंशियल। ठीक है, क्या कहेंगे, डिस्चार्ज पोटेंशियल। अब देखिए भाई, डिस्चार्ज पोटेंशियल दो तरह का हो सकता है भाई, वैसे तो एक ही तरह से पढ़ाया जाता है बच्चों को, लेकिन मैं दो तरीके बता रहा हूं आपको। डिस्चार्ज पोटेंशियल दो तरह का हो सकता है, एक तो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। इसको समझ लीजिए भाई, आपकी इलेक्ट्रोलिसिस के बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है,
तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दो तरह का डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है। देखिए ऑक्सीडेशन कब हो रहा है, जब एनायन क्या कर रहे हैं, एनायन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो वो अपना ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। इसका मतलब उस केस में हम क्या चेक करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक करेंगे, ठीक है। और एनायन कैटायन क्या कर रहा है, कैटायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब उसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो उसकी कौन सी एबिलिटी चेक करेंगे, रिड्यूस होने की एबिलिटी चेक करेंगे। अब एक बात ध्यान से समझ लीजिए भाई, ये आपको बाद में भी आएगा, अभी बता रहा हूं। किसी भी स्पीसीज का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल होता है इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस बात का क्या मतलब, देखिए कि जितना रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा उतना उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है भाई कि अगर इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी ज्यादा है तो लेने की एबिलिटी कम है, और अगर लेने की एबिलिटी ज्यादा है तो देने की कम है। मतलब अगर उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी ज्यादा है तो नॉर्मल सी बात देने की कम होगी, और अगर उसकी देने की ज्यादा है तो लेने की कम होगी, है ना। तो वही आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पे। अब एक बात ध्यान से समझिए आप कि कैथोड पर कौन सा कैटायन जाएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं भाई। कैथोड पर कौन सा कैटायन जाएगा, जिस कैटायन की डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू, जिस कैटायन की डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू हाइयर होगी, जिस कैटायन की डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू हाइयर होगी, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, तो क्यों रिडक्शन करेगा ना। तो कैथोड पर क्या होगा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, वो कहां जाएगा, वो आपका जाएगा रिड्यूस होने की एबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी। तो मैं इसको एक ही टर्म में रखूंगा, रिडक्शन की टर्म में, जिसकी रिड्यूस होने की एबिलिटी दोनों में से ज्यादा होगी वो कहां जाएगा, कैथोड पर जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एनायन की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं भाई एट एनोड, एनोड पर क्या होगा, एक्स ऑक्सीडाइज, क्या होगा, ऑक्सीडाइज। मैं साफ कर देता हूं थोड़ा सा, कुछ बच्चों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमेशा डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहती है, आज उनका मैं कंफ्यूजन दूर कर दूंगा अच्छे से, आई होप कि हो जाएगा। ठीक है, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो जिसके ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, हाइयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। या और क्या बोल सकता हूं मैं इसी को कि भाई अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है तो क्या होना चाहिए, लो रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो ये भी क्या है, एक डिस्चार्ज पोटेंशियल, ये भी क्या है, एक डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल हम किसकी टर्म में ले रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ले रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कैथोड पर तो डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होना चाहिए, हाइयर होना चाहिए, और एनोड पर डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होना चाहिए आपका, लो होना चाहिए, तब वो अच्छे से रिएक्शन करेंगे। बात समझ में आ गई। तो हमें सिर्फ यही वैल्यू देखनी आनी चाहिए, ये वैल्यू आगे आपके आएंगी, थोड़ी सी आपको याद भी हो जाएंगी, मैं ट्रिक बता दूंगा कैसे आप याद रखते हैं इस बात को। लेकिन फिलहाल आपको शायद ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास दो तरह के कैटायन और दो तरह के एनायन प्रेजेंट हों तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा कैटायन कैथोड पर जाएगा और कौन सा एनायन एनोड पर जाएगा। उसका तरीका है उनका डिस्चार्ज पोटेंशियल चेक कर लीजिए या उनका रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैथोड पर हमारा हाइयर होना चाहिए और एनोड पर हमारा लोअर होना चाहिए, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं आपको एक टेबल लिखवा रहा हूँ, सीरीज लिखवा रहा हूँ, उससे आपको याद हो जाएगा कि भाई किसको कैथोड पर पहुंचाना है और किसको एनोड पर पहुंचाना है। वो अरेंज है अकॉर्डिंग टू रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग अरेंज है वो, ऑक्सीजन भी कह सकते हो कि ऑक्सीजन, यहाँ पे आप ऐसे सकते हो कि लोअर द ऑक्सीजन पोटेंशियल और हाइयर द ऑक्सीजन पोटेंशियल। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे हम। चलिए जी, तो बल्कि क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होता है इसलिए मैं रिडक्शन ले रहा हूँ, और एनोड पर भी ऑक्सीडेशन होता है तो इसलिए ऑक्सीडेशन ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए जी, तो मैं इसके कुछ पॉइंट्स लिख के दे रहा हूँ आपको, वो आपको याद करने होंगे। कहा लिखें, क्यों साफ कर लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए जी, वो सीरीज क्या होती है आपकी, वो सीरीज आपकी ये होती है लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये आपने पढ़ी हुई है 10th क्लास के अंदर। जिंक आयरन, जिंक आयरन। आप ऐसे भी देखो याद रहे कि काशीनाथ का मालिक, काशीनाथ का मालिक। आलू जरा, बीच में एल्यूमिनियम भी आ सकता है आपका, बट हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे के साथ नहीं एल्यूमिनियम वाले। आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है, लेड और फिर हाइड्रोजन, और उसके बाद क्या आता है, कॉपर। ठीक है, फिर क्या आता है, सिल्वर, बीच में मरकरी भी आता है भाई,
बट हम फिलहाल मरकरी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, कॉपर, सिल्वर। और उसके बाद आपके आते हैं आयंस के, अगर आपको ये तो हो गए कैटायन, ये सब कैटायन बनाएंगे आपके, Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, ये सारे आपके क्या बनाएंगे, कैटायन बनाएंगे। अगर एनायन जो आपके सिलेबस में है, आपको 3-4 एनायन ही याद रखने हैं बस। एक तो रखना है Cl नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद आपको रखना है इसके अंदर OH नेगेटिव, ये भी आपसे पूछेंगे। एक NO3 नेगेटिव होना चाहिए और एक SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। ये सीरीज जो है वो आपको याद जो है वो होनी चाहिए। अब इसमें इसके लास्ट में आपसे F नेगेटिव पूछ सकते हैं, तो ये कुछ एनायंस है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी बढ़ती जाती है, देने की घटती जाती है। यहां डाउन द ग्रुप क्या कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप मेटालिक करैक्टर कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी कम हो जाती है, लेने की एबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब इसका मतलब नीचे की तरफ क्या बढ़ रहा है, लेने की एबिलिटी बढ़ रही है ना, लेने की बढ़ रही है, मतलब उनका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है। याद रहेगी ये बात कि जब हम नीचे जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज करता है। अच्छा, अब यहां आते देखिए, यहां क्या होगा, यहां पर ये होगा देखिए कि यहां भी ऐसे ही होता है। अब यहां इलेक्ट्रॉन देना है ना उनको, इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी आपकी, इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी बढ़नी चाहिए, है ना। तो यहां से क्या होता है कि Cl नेगेटिव का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है हमारा, वो लो होता है, लो होता है। तो यहां भी क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल आपका इंक्रीज ही करता है। तो आप इसको साथ में एक साथ भी लिख सकते हो नीचे इसके, इसी के बाद नीचे लिख दो सारे के सारे, ठीक है। उससे आपका एक ही बार में ऑर्डर बन जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। तो यहां भी क्या होता है, इसका सबसे लो होता है, फिर आपका रिडक्शन पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये सीरीज आपको याद हो गई। अच्छा जी, अब जो मैंने आपको केस दिया था, मैंने आपको केस दिया था Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव का, ठीक है। अब आप खुद कंपैरिजन कर सकते हो, देखो कि इन दोनों कैटायन में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ज्यादा होना चाहिए ना। देखो ये रहा सोडियम, ये रहा हाइड्रोजन, तो मतलब हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए सोडियम से। तो कैथोड पर कौन जाएगा, कैथोड पर जाएगा आपका H पॉजिटिव, है ना, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी सोडियम से ज्यादा है। तो ये क्या करेगा यहाँ पे, अच्छा एक खास बात और ध्यान रखिएगा भाई, यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन है ये कंसंट्रेट नहीं है, डाइल्यूट है, मतलब नमक हमने बहुत थोड़ा लिया है, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। कंसंट्रेट में थोड़ा सा सिचुएशन बदल जाती है, वो क्या बदलती है वो आपको बाद में बताऊंगा अभी मैं। बट फिलहाल आप सिंपल केस समझ के रखिए कि सॉल्यूशन कैसा ले रहे हैं, डाइल्यूट ले रहे हैं, NaCl का अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, H पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन बनाएगा, बट हाइड्रोजन तो स्टेबल होता नहीं है अकेला एटम, तो ये तो प्राइमरी चेंज हो गया, हमें लिख देते हैं PC, ये प्राइमरी चेंज हो गया। अब दो H आपके मिलेंगे और क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे। तो ये कौन सा चेंज हो गया, H2 गैस मिल गई सेकेंडरी चेंज। तो कैथोड पर क्या प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, H2 गैस, ठीक है। अच्छा जी, अब एनोड की बात करते हैं, एट एनोड। तो एनोड पर देखिए, अब फिर वही एनोड पर क्या होना चाहिए था, या तो हम कह लीजिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए था, मतलब डाउन द ग्रुप ऑक्सीजन पोटेंशियल घट रहा है, ठीक है। या रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए था, लो होना चाहिए था, इसलिए आपको मैंने पहले बताया था। अब हमारे पास OH और Cl है, OH और Cl में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी सबसे कम किसकी है, Cl की, तो देने की सबसे ज्यादा किसकी होगी, Cl की। तो यानी कि यहां पर कौन जाएगा, Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव क्या करेगा, Cl बनाएगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो अगर ऐसे ऐसे दो Cl मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, Cl2 गैस। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा प्रोडक्ट हो गया एनोड पर और कैथोड पर, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया एनोड पर और कैथोड पर, ये ऐसे आपको आना चाहिए। अब पीछे क्या रह गया, देखिए सॉल्यूशन में क्या रह गया, सारे के सारे H खत्म हो गए, सारे के सारे Cl खत्म हो गए, पीछे रह गया NaOH। तो सॉल्यूशन में क्या बनेगा हमारा, NaOH बनेगा। और यही हमारे पास प्रिपरेशन मेथड होता था NaOH का, 11th में हम सीखते थे हाउ टू प्रिपेयर कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा बनाने का यही तरीका होता था, ठीक है। तो ये हमारा केस हो गया भाई सेकंड, कि मोल्टन या एक्वस लिया आपकी बार हमने, उसमें क्या सिचुएशन आपकी आ सकती है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अच्छा जी, तो ये हमारा NaOH जो है वो सॉल्यूशन में बन गया, ओके। चलिए जी, तो अब यहां से और क्या बता सकते हैं हम आपको, इसके अंदर कुछ और है बताने लायक,
हाँ, एक चीज और हम पढ़ सकते, देखिए क्या, देखिए पानी के अंदर हमने NaCl डाला है और कुछ पानी के आयंस भी हैं, तो कुछ ना कुछ पीएच वैल्यू तो उसकी होगी। H आयन जितने ज्यादा होंगे उतनी पीएच वैल्यू उसकी ज्यादा होगी। ये तो बात समझ में आई। पीएच का क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि पीएच पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां जितने भी H आयंस थे वो सारे यूज हो गए हैं, तो H तो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। मतलब अगर H आयन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं तो पीएच की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है ना, क्योंकि OH बढ़ रहा है भाई, देखिए साफ दिख रहा है NaOH बन रहा है, और NaOH कैसा होता है, बेसिक होता है। इसका मतलब ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जब कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस कर लेंगे तो उस केस में, इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो पीएच है, पीएच जो आपका है इस केस में वो इंक्रीज करता है। और इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि H आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने 2 केस किए भाई सिर्फ, और आपको शायद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक हमने किया कि अगर हम मोल्टन NaCl लेते हैं तो क्या होता है, और दूसरा हमने किया कि अगर हम एक्वस NaCl लेते हैं तो क्या होता है, और उसमें डिस्चार्ज पोटेंशियल टॉपिक आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कल हम इसके और भी केस करेंगे जहां पर हमारा इलेक्ट्रोड जो है वो रिएक्टिव हो जाएगा, और फिर वही इलेक्ट्रोलाइट हमारा एक्वस या मोल्टन होगा, और उसके बाद जो बचता टॉपिक वो करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको मजेदार भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो बाकी करते हैं कल, तब तक के लिए जुड़े रहिए कैमवेदा के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।